अभी हम लोग दरभंगा में हैं। दरभंगा यानी कि मिथिला का वो क्षेत्र जहाँ पे एक कहावत है मैथिली में, पग पग पोखर माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुखपान। मिथिला के इथिक पहचान। कुछ खबरों की खैर खबर, कुछ जिंदा किस्से कहानियाँ। मिथिला का पर्याय है एक तरह से माछ और मखान, इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। माछ और मखान नदी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और नदी मिथिला में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कोरोना के संकट के समय में 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा होती है और घोषणा में ज़ोर शोर से कृषि में मखान की बात आती है। मखान की बात यहाँ के लोगों के लिए गौरव की बात है, लेकिन इसकी ज़मीन पे हकीकत क्या है, इसकी खेती के मुश्किलात क्या हैं, इसको समझने के लिए हम मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में आए हुए हैं। ये एकमात्र अनुसंधान केंद्र है मखाना को लेकर जो दरभंगा में बना हुआ है, और इससे उलट हकीकत यह है कि मखाना अब दरभंगा और मधुबनी से उठते हुए, यहाँ से आगे बढ़ते हुए, यहाँ से कम होते हुए अब पूर्णिया और कटिहार की ओर हो रही है। तो तमाम इसके मुश्किलात और किस तरीके से मखाना होते हैं और क्या है इसका, इसमें प्रोटीन क्या है, क्यों मखान इतना प्रसिद्ध है, इस सब पे हम बातचीत करते हैं यहाँ के साइंटिस्ट से, यहाँ के लोगों से। हाँ, मिथिला के छी इथिक पहचान ये सब है पहचान, मतलब हाँ, हिंदी में यानी माछ मखान ये पहचान के रूप में, मछली पान और मखान। तो अभी हम लोग मखान पे बातचीत करेंगे और इसके, क्योंकि हम लोग जहाँ पे हैं वो मखाना रिसर्च इंस्टीट्यूट है दरभंगा में, अनुसंधान केंद्र है, हम वहाँ हैं और हमारे पीछे ये बैकग्राउंड में ये मखाना है। सर ये बताइए, आप पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ मुरारी महाराज। ठीक है, यहाँ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट हैं। तो सर ये कब इंस्टीट्यूट बना, कब आप लोगों ने इसको ये तो 2009 के ही आसपास यहाँ आया। उस टाइम तो मैं पटना ही रहता था। पटना से मैं यहाँ 2014 के बाद 14 में ही आया हूँ और तब से यहाँ कार्यरत हूँ। मखाना एक खेती के रूप में विकसित है। जी हाँ। हर बार बातचीत खेती में होती है जी। हर फसलों की मखान छूट जाता है हर बार, सरकार के द्वारा भी और लोगों के द्वारा भी। क्या कारण है? कारण ये है कि मीडिया तक या मीडिया यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, इसकी प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है। बाकी हम अपने स्तर से किसान तक तो पहुँचा ही रहे हैं, जा कर के उनके घर कई बार यहाँ सेमिनार लगा के, जो कई ट्रेनिंग जो सरकार के द्वारा आता है वो भी हम बुला कर के अलग अलग गाँवों से करवाते रहते हैं, उनको सब कुछ बताते रहते हैं इसके विषय वस्तु के ऊपर, और जहाँ तक होता है जाते भी हैं। जो लोग बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है तो उनकी प्रॉब्लम को भी समाधान करते हैं। कितने लोगों को इस ज़िले में और या इस बिहार में पता है जो मखाना रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये बताइए पहले, क्योंकि आम तौर पे जो जिला जवार का जो किसान है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। नहीं पहुँचते यहाँ से लेकर सहरसा तक के। हाँ। और सहरसा ही नहीं, जो सरकारी तंत्र से जुड़े हुए एवन के आसाम तक। हाँ। भोपाल तक और सीतापुर आपके उत्तर प्रदेश तक। तो जहाँ भी जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं जिनको पता है वो तो आते ही आते हैं। बाकी नज़दीकी जो यहाँ से सकरी मधुबनी वगैरह वगैरह जो भी पड़ते हैं गांव, वहाँ से मलाह वर्ग के भी लोग आते हैं और उनको जो भी अगर जो इंटरेस्टेड होते हैं उनको बताते हैं कि ऐसे कीजिए। मछली के ऊपर भी जो जानकारी उनको चाहिए वो भी बताते हैं। लेकिन लोगों में क्या है कि पहले वो अपने मेथड से जैसे मछली का उत्पादन करते थे वो ज़्यादा उस पर फेहत करते हैं, और हमारे वैज्ञानिक दृष्टि से दोनों में भिन्नता है। दोनों अलग अलग है, क्योंकि वो 10,000 जिसमें डालना चाहेंगे हम उसमें 10,000 नहीं देंगे। वो बीच में हार्वेस्टिंग करते रहते हैं, हम उनको हार्वेस्टिंग का एक समय निर्धारित बताएंगे, तो दोनों में अंतर होगा। अच्छा। जिसमें बीज ज़्यादा होगा उसमें ग्रोथिंग कम होगा, जिसमें बीज कम होगा उसमें ग्रोथिंग ज़्यादा होगा। दरभंगा और मधुबनी के इलाके में मखाना की खेती पहले के वनिस्पत अब कम हो रही है, इसलिए कि इसमें मेहनत ज़्यादा है और युवा वर्ग जो है पलायन कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ओल्ड वर्ग जो है सो कई या तो मर चुके हैं या कई रोगग्रस्त हो चुके हैं, और ये है बहुत परिश्रमिक। सिर्फ इतनी सी बात है। जी हाँ। क्या आपको नहीं लगता जो मिथिला के क्षेत्र में पोखरों की कमी हो गई है? वो भी हुआ है, बिल्कुल हुआ है। पहले की अपेक्षा आधे से भी कम हो गया है पोखर, ये तो है ही। लेकिन हम तो पोखर की बात नहीं न कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि खेत में भी हो सकता है। मान लीजिए पोखर इतना सारा डेड हुआ है
लेकिन आप इसको खेत में भी तो कर सकते हैं अच्छा तटबंध करके। कैसे करेंगे, इसकी प्रक्रिया बताइए। इसकी प्रक्रिया ये है कि आप तटबंध थोड़ा मजबूत करेंगे। आपके पास अगर पानी की समस्या वहाँ है तो स्टेट बोर्डिंग कराएंगे, और नर्सरी के लिए अलग से आप जो हमने अभी आपको दिखाया था वहाँ पे, उसमें आप स्टोर करेंगे समय से उसको। 10 धुर में आप सीडिंग के लिए 1 कट्ठा में जितना रिक्वायर है तालाब का आपके या खेत का, उस हिसाब से वहाँ सीड तैयार करेंगे। नर्सरी एक निश्चित समय से वहाँ से शिफ्ट करेंगे जब हमको ज़रूरत होगा, ठीक है। तो हम उतने समय 3 महीना ही पानी का मेंटेन करेंगे, 4 महीना तो हम उसमें गेहूँ भी ले लिए, वो भी ले लिए, दोनों काम हो जाएगा। अच्छा, क्या है इसका आइडियल महीना क्या है? आइडियल महीना इसका मार्च के बाद आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। कितने दिनों का ये फसल होता है? कितने? 3 महीना, 3 से 4 महीना। हाँ। कैसे होता है कि फल होता है? कैसे फल होता है? कैसे होता है बताइए ज़रा। ये जैसे कि फूल देख रहे हैं, ये हाँ। फ्लावरिंग नीचे जाएगा, हाँ। नीचे जाएगा, एक गुच्छा बनेगा एक सॉलिड गेंद की तरह। उसके बाद एक निश्चित समय पे ब्लास्ट होगा, ठीक है। ब्लास्ट होके नीचे बिखर जाएगा, और ये हम तब समझेंगे जैसे पत्ते की कलर बता देता है। ये जैसे देख लीजिए, एक छोटा सा ये देख रहे हैं, ये जो ऊपर जो उठ रहा है, इसको जगह नहीं मिलने के कारण ये ऊपर उठा है, फिर ये फैलाव करेगा, ये पत्ता का निर्माण करेगा, ठीक है। जबकि ये मेरा नर्सरी है, इसको शिफ्टिंग करना है, लेकिन इसमें शिफ्टिंग ये जो ज़्यादा मैच्योर्ड हो गया उसको नहीं करेंगे, छोटा छोटा करेंगे ताकि वो जड़ जल्दी से जल्दी पकड़ लेगा, और ये लॉकडाउन के कारण ऐसा हुआ है। अच्छा, नहीं तो ये सब अभी निकल गया। हाँ। तो लॉकडाउन में आपके भी खेती पे प्रभाव पड़ा है? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि मजदूर ही आपका नहीं आ पाएगा तो काम कैसे होगा। बिहार में या इन इलाकों से बाहर कहाँ कहाँ मखाना की खेती हो रही जो आपके संज्ञान में हो? यहाँ से लेके कटिहार तक। हाँ, ये तो है, ये हुआ पूर्णिया कटिहार में और अब ज्यादा हो हमने गया है। सीतापुर में भी पिछले साल दिया है। कहाँ है सीतापुर? सीतापुर उत्तर प्रदेश। और दूसरे हमने आसाम तक इसको भेजा है, 2 साल पहले। 2 साल आसाम पहले। गुवाहाटी। हाँ, तो वहाँ भी हो रहा है। हाँ। उसके बाद हमने इधर भुवनेश्वर कटक साइड भी भेजा है, रांची भी भेजा है। तो जो भी इच्छुक इंटरेस्टेड होते हैं उनको बताते, ज़रूरत पड़ने पर टेक्निक तो बता ही देते हैं, आदमी भी हार्वेस्टिंग करने के लिए भेजते हैं। मोदी जी 20 लाख करोड़ का घोषणा किए हैं, मखाना का नाम आया है, खुश हैं? सब लोग खुश हैं, हम तो किसान के लिए ही हैं। हमारे खुश नहीं भी होने से कोई फर्क नहीं पड़ना तो है। क्या किसान तक ये बात गई है? बिल्कुल गया होगा। आज तो मीडिया तंत्र है और हर एक आदमी के पास मोबाइल है, हर एक आदमी के घर में टेलीविज़न है, तो हर एक लोग उस चीज़ को बारीकी से देखते हैं। हम सब ये देख रहे हैं जो 20 लाख करोड़ में नाम है, कितना रुपया मिला है, क्या अनुदान मिला है, वो अभी तक नहीं ट्रेस कर पाए हैं। नहीं, आपको कुछ खबर हो तो बताइए। नहीं, इस विषय पर मुझे 0% नॉलेज है। तो इस खेती में ज़्यादातर जैसे आप बोले मल्लाह जाति के लोग लगे हैं। ज़्यादातर लगे। हाँ, और इसमें बहुत मेहनत का काम है। हाँ। जैसे कि आप बता रहे हैं। तो अनमून कैसे बिकता है मखाना 1 किलो? 500 से 600 रुपये इसका आपके मखाना बिकता है। और सीड हमारे यहाँ जैसे 100 रुपये किलो मिलता है, ठीक है। लेकिन कुछ किसानों को प्रोत्साहन के लिए हम ऐसे भी दे देते हैं, ठीक है। तो सीड हार्वेस्टिंग के लिए भी किसान को कहीं कहीं पैसे की, कोई मज़दूर कहता है हमको पैसे ही चाहिए, तो उसको किलो के हिसाब से या 100 रुपये या 200 रुपये इस हिसाब से, कट्ठा के हिसाब से दिया जाता है। कुछ लोग जो होता है परसेंटेज पर ही निकालते हैं, तो उसमें उनका मजदूरी मखाना ही होता है। बड़ी कंपनियां यही जो मखाना 500 वो हज़ारों रुपये बेच रही है। जी हाँ। और किसानों को फ़ायदा हो नहीं रहा है। किसान को तो तब फ़ायदा होगा जब किसान आगे मार्केट को समझेगा कि हमारा माल जैसे विदेश में जाता है, तो कई पार्टी जैसे बनारस वाले यहाँ लोकल पहले आकर के पैसे इन्वेस्ट कर जाते हैं। हाँ। फिर समय से अपना कलेक्ट कर लेते हैं। हाँ। तो जिसको पैसे दिया है वो तो उसी को माल देगा, तो वो 60 रुपये 70 रुपये लेते हैं, उसको 60 रुपये लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आपके समझिए कि 40% तो जैसे 1 किलो में आप निकालेंगे तो ये 300 से 400 ग्राम तक ही लावा निकलता है। हम बाकी सारा प्रोसेस के बाद किर्री भी बिकती है। किर्री भी बिकता है, तो किर्री में भी तो परसेंटेज कम जाता है ना। तो आप जैसे वो प्रोसेस करेंगे उस पर डिपेंड है कि गुराई ठीक से नहीं किए हैं आप, फुराई ठीक से नहीं किए हैं, या बराबर प्रेशर नहीं पड़ा है उस पर, जिसके कारण लावा अच्छा नहीं बन पाया। तो ये सारे चीज़ उसमें आते हैं। तो अच्छा से अच्छा जो होगा 7 नंबर, देखिए इसमें नंबर होता है, 5 से 7 के बीच का जो माल होगा 1 नंबर कहलाता है, उसको उसके नीचे जो होगा 2 नंबर कहलाता है। और अमूमन मार्केट में हमारे यहाँ जो लोकल लोग लेते हैं वो सारे मिक्स होते हैं और सबका रेट एक ही होता है। लेकिन जहाँ बाहर
भेजा जाता है वो आपको नंबर 1 ही लेता है, तो ब्रांडिंग वो हो जाता है, इसलिए उसका रेट उतना होता है, 1200 से 1400, 1500, 2000 तक जाता है। प्रोटीन के मामले में कहा जा रहा है अभी जो मखाना सबसे उपयुक्त है, ऐसे ऐसे खबरें आ रही हैं, बताइए क्या है इसमें, क्या खास है, क्या क्यों खाया जाए मखाना को? मखाना में तो एक आपके देखिए कि कम से कम तो 10-12 तरह के विटामिन्स मिलते हैं, एक ही नहीं। और इसकी विस्तृत जानकारी चाहिए तो डॉक्टर BR जाना जी हैं, आप उनसे पूरा डिटेल्स में आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपको बारीकी से आपको नॉलेज दे सकते हैं इस विषय में। सर आपका नाम? डॉक्टर BR जाना। आप यहाँ पे क्या है, किस पोस्ट पे? हम यहाँ पे साइंटिस्ट के पद में बहाल हैं। सर अभी जैसे कि 20 लाख करोड़ में मोदी जी ने मखान को लेके खासा जिक्र किया है और बार बार ये चर्चा में है, तो क्या लगता है अब क्या उम्मीद दिखती है मखाना की खेती? देखिए मखाना का जो इंडस्ट्री है वो विलेज बेस्ड इंडस्ट्री है और इसके लिए ज़्यादा लागत भी नहीं लगता है। तो उन्होंने जो 20 लाख करोड़ का जो प्रोजेक्ट दिया है उसमें से जैसे कॉटेज इंडस्ट्री, मखाना प्रोसेसिंग, जैसे लाभा से उसका जो बिजनेस होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वो थोड़ा अच्छा होगा। अभी क्या हालत है मखाना की खेती की, अगर आपसे हम पूछें? बिहार में 13,000 से लेके 15,000 हेक्टेयर में ये मखाना का कल्टीवेशन होता है, तो इससे हम लोगों को अच्छा उपज मिलता है। पर हेक्टेयर के हिसाब से हम लोगों को 3 टन मखाना गुरी मिलता है, जिस 3 टन गुरी से हमको लगभग 1.2 टन लाभा तैयार होता है। और ये लाभा दरभंगा से होके और न्यू दिल्ली और गुजरात और यूपी का जो मार्केट है उसी से मार्केट में ये लोग मखाना का जो मार्केटिंग करता है। और बाहर में जो सो कंट्री है जैसे UAE हो, मिडिल ईस्ट हो, ऑस्ट्रेलिया हो और अमेरिका हो, इसमें इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। एक बार ये चर्चा में आ रही है WHO की रिपोर्ट का हवाला देते हुए जो मखाना खाने पे ज़्यादा जोर दिया जाए, प्रोटीन ज़्यादा है, उसकी क्या सत्यता है? ये मखाना जो है एक कोई एडवाइजरी वगैरह भी WHO मखाना को लेकर जारी की है, जो खाना है कि नहीं खाना है? नहीं, मखाना जो है ये जो जलीय वातावरण में एक अच्छा फसल है। इसके अंदर जो मखाना लाभा है इसमें 9 से 10% प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा 70% कार्बोहाइड्रेट है। उसके अलावा इसमें ज़्यादातर मात्रा में मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, बोरोन, आयरन मिलता है, जो मानव पुष्टि के लिए अच्छा होता है। और ये पर्टिकुलरली एक एनर्जी रिच फूड है। इसमें से 100 ग्राम लाभा से हम लोगों को 370 से 375 कैलोरी एनर्जी मिलता है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। सर ये मखाना इंस्टीट्यूट कैसे दरभंगा में बनाया गया और यहाँ से देखने को मिल रहा है दरभंगा और मधुबनी जो कि पहले हब था वो कम होते जा रहा है, मखाना वनस्पत कटिहार और पूर्णिया में बढ़ते जा रहा है, क्या कारण है? जरा अगर इस पे कोई आपके पास हो। एक्चुअली जो दरभंगा और जो मधुबनी का जो एरिया है वो एरिया में आपका जो मखाना का उपज ज़्यादा है, अर्थात पर हेक्टर में हम लोगों के इधर उपज ज़्यादा होता है। टोटल प्रोडक्शन वो कटिहार में ही हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो लोलैंड मिला है वो लोगों को, और फिशरमैन जो कम्युनिटी है वहाँ पे जाके बैठे हैं, तो कटिहार और पूर्णिया इलाका में अभी टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा है। हाँ। और वहाँ पे एक्चुअली जो मार्केट मिलता है थोड़ा सिलीगुड़ी और वेस्ट बंगाल का भी मार्केट है और बिहार का भी मार्केट है। सो और वहाँ का जो सॉयल है वो सॉयल मखाना के लिए भी, कल्टीवेशन के लिए भी अच्छा है, इसलिए उधर जा रहा है। और इधर दरभंगा में थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। हाँ, तो एरिया
जो है वो घट रहा है, ठीक है ना। पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए पोखर भी कम हो रहे हैं, नदी भी कम हो रहे हैं, कम है। वाटर लेवल भी जा रहा है, इसका भी कारण हो सकता है। हाँ, कारण हो सकता है। अगर ये फसल है ये अगर बिना पानी में आप नहीं कर पाए, जो बोलते हैं ना, आप नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए आपको ग्राउंड वाटर रिचार्ज ज़रूरी है। और जो हर साल जो फ्लड आता है वो उसी फ्लड से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। बिना फ्लड और अच्छा मानसून के बिना ये मखाना क्रॉप को आप अच्छा तरह से जो है उसका कल्टीवेशन नहीं कर पाते। ये जो है सो सारे साइज है इसमें, 1 से लेकर के 7 तक साइज होता है, ठीक है। और इसमें से हम अलग अलग साइज करते हैं, जिसमें नंबर 1 साइज ये है, ठीक है। और ये सारे मिक्स है। उसके बाद क्या होता है कि ये गुराई होता है एक निश्चित टेम्परेचर पे, और उसके बाद हैमर यानी कि इसको दाब के द्वारा जो फोड़ा जाता है। फोड़ने के बाद इस तरह से ये लावा निकलता है, और लावा के भी साइज़ अलग अलग हो जाता है। इसमें से जो छोटा बिल्कुल रह जाता है, जो सही ढंग से खिल नहीं पाता है, वो गुरी के रूप में होता है। उसका रेट अलग अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है, सबसे कम होता है। और जो सबसे बढ़िया से बढ़िया लावा आता है और गोलाकार लिए हुए रहता है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, इसका रेट अलग होगा। तो ये हमारे यहाँ जो मार्केटिंग होता है उसमें सारे मिक्स करके करते हैं, इसलिए इक्वल रेट होता है, 500 से 600 रुपये केजी मिलता है। लेकिन जो बाहर जाता है वो पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड साइज का 5 से लेकर 7 के बीच का जाता है, जिसका अच्छा रेट मिलता है और वो विदेश चला जाता है। ये है इसका मार्केटिंग का तरीका। अच्छा, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अगर जुलाई में अगर जो हमको सीड मिलेगा उससे कैसे लाभा बनता है, और अगस्त में कैसा होता है, सितंबर में कैसा होता है, और अक्टूबर नवंबर में कैसा होता है, क्योंकि मखाना का मार्केटिंग तो सारा साल भर चलता है। तो ये हम लोग रिसर्च करके देखे हैं, जो अगस्त में जो मखाना का पॉप बनाते हैं वो हाई क्वालिटी का पॉप होता है। इसमें सफ़ेदपन ज़्यादा है और ये ज़्यादा चमकीला है, और ये मार्केट में ज़्यादा बेचता है, महंगा बेचता है। उसके बाद हम लोग देखे हैं जो दिसंबर में अगर हम क्रॉप करेंगे तो साइज लगभग सेम है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा लालापन आता है, रेडनेस आता है, ठीक है। लाल रंग थोड़ा इसमें पकड़ते हैं, इसलिए इसका थोड़ा सा कॉस्ट कम होता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो गुणवत्ता है वो ऑलमोस्ट सेम है, एक जैसा गुणवत्ता है। उसके बाद हम लोग देखे हैं जो मखाना सीड को स्टोरेज में रखे थे, ठीक है। उसके बाद मार्च महीना में इसको फुड़ाई किया। इसमें देखे क्या, साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है और पॉप का कलर में थोड़ा सा रेडनेस आ जाता है, और वेस्टेज भी होता है, थोड़ा भी वेस्टेज भी ज़्यादा होता है। तो अगर इस तरीके से अगर हम लोगों को जो सिद्धांत है वो अगस्त से लेके नवंबर तक आप अगर कर लेंगे उसका लाभा बनाने का सारा प्रक्रिया, तो वो फार्मर्स के लिए लाभदायक होगा। और अगर टाइम ज़्यादा कर दिया तो उसमें न्यूट्रिएंट ठीक रहेगा, लेकिन रेडनेस ज़्यादा आता है। ये है सीड है, ठीक है। ये फील्ड से हार्वेस्ट करने के बाद हम लोगों के पास 7 ग्रेडर होता है, और ये जो सीड का साइज़ है, ये साइज ग्रेड में इसको चुना जाता है। जैसे ग्रेड 1 है, ये बड़े जैसे सीड है, ये है आपका ग्रेड 1 में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है मीडियम साइज का दाना आ जाएगा, ठीक है, ये जैसे दाना आ जाएगा, ये सेकेंड ग्रेड का है। ऐसे करके 7 ग्रेड में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। उसके बाद ग्रेड के मुताबिक उसको भूंजा जाता है, ठीक है। जैसे बड़े ग्रेड से आपको बड़े लाभा बनते हैं, क्योंकि उसमें जो सीड का कंटेंट होता है, जैसे स्टार्च हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वो ज़्यादा है। तो जब वो ये करता है, फूलता है, वो बड़े साइज का पॉप देता है। इसलिए हम लोग ग्रेड करके इसको पॉप करते हैं।